हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी ऑफ क्लास 9। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क के बारे में देख लिया था। वर्क के बारे में सारी डिटेल्स हमने प्राप्त कर ली थी। और वर्क क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट होगी कोई भी बॉडी में, अगर कोई फोर्स प्रोड्यूस मोशन करेगा, मोशन उसमें अगर प्रोड्यूस हो रहा है, अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो तभी वर्क होगा, नहीं तो वर्क नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था। आज हमको देखना है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब कि हम अगर सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, छत पे जा रहे हैं, तो कुछ काम तो कर रहे हैं, क्योंकि हम थकते तो हैं, वहाँ पे एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, और अगर कहीं हमको बड़ी बड़ी जगहों पे जैसे मैहर है या फिर वैष्णो देवी है या फिर पहाड़ी पे हमें चढ़ना होता है या फिर ओवर ब्रिज पे हम साइकिल से चढ़ते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगता है, ज़्यादा एनर्जी लगती है हमें। मतलब कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अगर अगेंस्ट हम जाते हैं तो वहाँ पे वर्क डन तो होता है। वो कितना होता है हमको समझना है। उसके पहले कुछ चीज़ें मुझे आप बता दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे प्रीवियस चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था जब ग्रेविटेशन, तो मैंने एक आपको मास और वेट में बड़ा सीधा सीधा फर्क बताया था कि अगर मास 10 केजी है तो वेट 10 इंटू 9.8 मतलब 98 न्यूटन है। मास एंड वेट आर डिफरेंट थिंग्स। अगर आपको नहीं मालूम है तो वो वीडियो देखिएगा, ग्रेविटेशन चैप्टर जिसमें मैंने पढ़ाया है मास और वेट के बारे में। ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझाया था। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी और वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन दैट ऑब्जेक्ट और दैट बॉडी। ठीक है, मास हमेशा फिक्स्ड रहता है लेकिन वेट चेंज हो जाता है। अगर हमारा वेट यहाँ पे अगर 98 न्यूटन है तो हो सकता है मून पे जाएं तो चेंज हो जाए, होगा ही। आप जानते हैं कि मून पे जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने फार्मूला पढ़ा था, आपको याद हो तो वो जैसे हम पहले तो पढ़े थे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन इस जब ग्रेविटी के केस में फोर्स को हम वेट कहते हैं, क्योंकि वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। मास मास ही रहेगा और ए मतलब एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम जी कहते हैं। तो एक बड़ा अच्छा फार्मूला पढ़ा था, W इक्वल्स टू एम जी। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेट का भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है जैसा फोर्स का। ये दोनों फार्मूला सेम है, एफ इक्वल्स टू एम ए या फिर डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। देखो एम एम तो मास मास तो ठीक है, अगर सिंपल एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो रहा है तो जी। इसमें फोर्स कहते हैं और इसमें वेट करते हैं, और कोई अंतर नहीं है, बस सिंबल का अंतर रहता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे एक केस ले लिया, अगर आप देख रहे हैं तो एक केस ये ले लिया कि एक ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के यहाँ पे लाए, डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हुआ? वर्क डन हुआ एफ इंटू एस। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स लगाया हमने और इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये तो हम जानते हैं। लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो उसमें एग्जाम्पल कैसा हो सकता है, डायग्राम दिखा के मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा ग्राउंड है, मतलब हमारे घर का निचला हिस्सा है, जहाँ पे हम यहाँ से कोई भी मास, जैसे आप हो, ठीक है, अच्छा बनाया ना डायग्राम। अब आप यहाँ से, आपकी मान लीजिए कि आपकी मास जो है वो हम मान लेते हैं कि m kg की मास है। ठीक है, आप इस पे सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, चढ़ 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 के फिर आप फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, मतलब टेरिस पे आ गए, छत पे आ गए। ठीक है, अब मुझे बताइए कि आपने हाइट कितना चढ़ा। तो हमने मान लिया कि हमारे घर की हाइट 15 फीट है, मान लेते हैं 5 मीटर है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। मतलब कि हमने ऐसे ऐसे तो गए, लेकिन हमारे ने ग्रेविटी के अगेंस्ट कितनी हाइट पे गए? तो ये वाली हाइट गई, और ये वाली हाइट कितना हमने मान लिया? एच। ठीक है, 5 अभी हटा देते हैं, 5 अभी हटा देते हैं, एच की कोई वैल्यू लेंगे ही। तो ये एच हाइट हम गए।
जमीन से, ये जमीन से लेके और यहाँ तक की बीच की हाइट कितनी है, h। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ भाई, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, तो यहाँ से इस पे गए, मतलब कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में यही हाइट हमने चढ़ा, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट h हो गई। और हमारा मास कितना है, m kg, तो हमने वर्क कितना किया, वर्क कितना किया, तो वर्क कितना हमने किया, तो वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, ठीक है, W इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हमारा फोर्स कितना होता है, कितना होगा, तो भाई हमारा फोर्स मतलब हमारा वेट, अभी जैसे बताया, मतलब कि फोर्स मतलब वेट, और वेट इस केस में हमारी कितनी होगी, तो m इंटू जी, मतलब फोर्स के जगह पे क्या ले लेंगे, mg, और हमने हाइट कितनी चढ़ी, h, मतलब कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होता है, mgh, ठीक है, सिंपल सा बात है। ये भी W इक्वल्स टू एफ इंटू ए सी है, लेकिन यहाँ पे फोर्स के जगह पे हमने, जैसे फोर्स के जगह पे फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है ए में, लेकिन ग्रेविटी के केस में क्या होता है एम जी, तो यही फोर्स के जगह पे हमने ले लिया एम जी, और यहाँ पे एच मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है एच, मतलब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होता है एम इंटू जी इंटू एच। आई बात समझ में, इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि आप देख लो, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड वर्टिकल डिस्टेंस, वही यही आप देख लीजिए, ये हमने वेट लिया और ये वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, ये वेट इंटू वर्टिकल डिस्टेंस, वेट के जगह पे एम जी और ये वर्टिकल डिस्टेंस मतलब एम जी एच, और अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, वेट इंटू वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब द वेट इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एच, या फिर वन एम जी एच, ठीक है। अच्छा, W इक्वल्स टू, यहाँ पे W की वैल्यू क्या हो गई, वर्क डन, एम मतलब मास और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच मतलब हाइट थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड, मतलब हम कितनी हाइट पे चढ़े हैं। अब आप सेकेंड क्वेश्चन आप कर लोगे, आपको सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में छुड़वा दिया था, अब कर लोगे, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग, मास कितना है 200 kg, मास कितना है 200 kg, ठीक है, वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ, एच कितना है तो 6 मीटर, और जी की वैल्यू हम कितना ले लें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा एम जी एच, मास है 200, जी है 10 और एच हमने 6 ले लिया, मतलब 6 दूनी 12,000 न्यूटन का हमारा यहाँ पे वर्क डन, सॉरी न्यूटन कहाँ होगा, जूल होगा ना, न्यूटन मीटर या फिर जूल, मतलब कि यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 12 न्यूटन मीटर कहो या फिर 12,000 जूल कहो, ये आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। बुक में भी दिखा दूँ तो वर्क डन क्या होगा, बुक में भी देखो तो वर्क डन क्या होगा भाई, वेट इनटू डिस्टेंस एम जी एच, ये सारी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और सैम्पल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, हाउ मच वर्क इज डन बाई अ फोर्स ऑफ, फोर्स दिया हुआ है मूविंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ 1 मीटर डिस्टेंस, ये तो कर लोगे, W इक्वल्स टू 10 इंटू 1, क्योंकि फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है, मतलब 10 जूल का वर्क होगा, ठीक है। और क्या है कि मैं आई एम लिटिल बिट वीक इन डायग्राम्स, इसलिए मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया था, ठीक है। बाकी आप ऐसा, आपको अच्छा स्ट्रक्चर है तो बना लो, हमसे तो इतना दौड़ा नहीं पाएंगे भाई, ठीक है, हम कार्टून बना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है गाइज, तो मैं गलती से मेरी आवाज़ चली गई थी, मतलब मैं बोल नहीं रहा था। ये देखिए हमने ये तीन चीज़ें पढ़ा है, ठीक है, तीन चीज़ें पढ़ा है। एक तो वर्क डन पढ़ा है, ठीक है। वर्क डन कब पढ़ा है? इफ़ ऑब्जेक्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमने फोर्स लगाया अगर इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में मूव होने लगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। दूसरा हमने देखा कि अगर ग्रेविटी ऐसे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी mgh होता है। देखिए ये दोनों आपके सिलेबस में है, लेकिन एक एक्स्ट्रा और भी पढ़ा दे रहा हूँ, वर्क डन व्हेन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑब्लिक्वली। मतलब यार हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि जिधर फोर्स लगाए उधर ही ऑब्जेक्ट मूव हो, या फिर हम हमेशा छत पे ही नहीं चढ़ेंगे। कुछ ऐसे भी कंडीशन होंगे। कैसे कंडीशन? कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं जिस कंडीशन में कि बॉडी तो ये है, लेकिन हम फोर्स कैसा लगाते हैं, इसमें रस्सा बांध के इधर खींचते हैं और बॉडी इधर मूव होती है कि नहीं? बच्चे जब खेलते हैं, कोई चीज़ को खींचते हैं, या फिर आप ट्रॉली बैग को खींचते हो, तो खींचते तो आप ऊपर की ओर हो और ट्रॉली बैग मूव होती है इस साइड। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे बॉडी किधर मूव हो रही है, तो बॉडी मूव हो रही है इस साइड, ठीक है। फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स किधर लग रहा है? तो फोर्स लग रहा है इस साइड, फोर्स लग रहा है इस साइड। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। हमने मान लिया कि क्या, कौन सा एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। आई बात समझ में? तो इसमें कहते हैं, ये तीसरा कंडीशन है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑब्लिक्वली, इसमें वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। क्या होता है? इसमें वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये देखिए, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली। जैसे यहाँ पे ये बच्चा है ना, देखो, ठीक है, बनियान भी नहीं पहना है और ये टॉय कार है, इसे लेके खींच रहा है। इसका अगर अच्छा से टाई डायग्राम बनाओ तो ये हो गया, टॉय कार हो गया। ऑब्जेक्ट इधर मूव हो रही है और बच्चा जो है ये इधर फोर्स लगा रहा है, और ऑब्जेक्ट इधर, मतलब कि ऑब्लिक्वली मतलब झुकी हुई फोर्स, मतलब कि कुछ एंगल में लगी रहती है। ये बहुत सारे केसेज आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि टेंथ क्लास में जब ट्रीगो पढ़ेंगे ना बेटा, जब टेंथ क्लास में जब ट्रीगो पढ़ेंगे तब ये पूरी तरह से क्लियर होगी। अभी आपको मैं बता दूं कि कॉस थीटा, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़ेंगे, तो टेंथ क्लास में पढ़ें तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। कॉस थीटा में कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, अगर एंगल 0 डिग्री रहेगी तो 1, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0। आई बात समझ में? और वर्क डन, इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा मतलब कॉस कितना एंगल पे, अगर 30 डिग्री रहेगा तो वर्क हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू आपको टेंथ में जाओगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, √3/2। कॉस अगर एंगल 45 रहेगा तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और टेंथ में पढ़ना है, इसलिए मैं ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ। बस सारी चीज़ें रहेंगी। जब ऑब्लिक्वली रहे हो जाएगा तो वर्क इक्वल्स टू एफ तो रहेगा और एस तो रहेगा ही। एक कॉस थीटा अपने से मल्टीप्लाई होता है, और कॉस थीटा मतलब ये जो एंगल थीटा है इसी का, अगर थीटा यहाँ पे अगर 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री लगाएंगे, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब दो अगर एंगल आपको याद हो जाए, कॉस 90 और कॉस 0, तो इसमें बड़ा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि जब कॉस 90 रहेगा मतलब कि फोर्स हमारा ऊपर लग रहा है, मतलब इधर ऑब्जेक्ट मूव होगी ही नहीं, तो W इक्वल्स टू क्या होगा, एफ इंटू एस इंटू कॉस 90, मतलब एफ इंटू एस, और कॉस 90 की वैल्यू कितना, 0, मतलब यहाँ पे वर्क डन इस डायरेक्शन में 0 होगा। क्यों? क्योंकि भाई एंगल 90 डिग्री, अब फोर्स हम ऊपर खींचने लगे तो बॉडी इधर तो मूव होगी नहीं। और वही चीज़ अगर हम ऑब्जेक्ट को 0 डिग्री पे, मतलब कि अगर इधर खींचने लगे, ये थीटा 0 हो गया, मतलब ये हो गया, तो इधर खींचने लगे मतलब उसमें वो क्या होगा, एफ इंटू एस इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1, मतलब W इक्वल्स टू एफ एस। वही फार्मूला आ गया पहला वाला। जब जब वैल्यू 0 रहेगी
तो ये पहला वाला फार्मूला आ गया। और जब 90 रहेगी तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर खींच रहे हैं तो इधर मूव ही नहीं होगी। बाकी 0 से 90 की कोई भी रहेगी वैल्यू तो उसके लिए बोर्ड इसमें ये लिया जाएगा, ये एक मतलब कि इधर लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट इधर मूव होगी। अब जितना एंगल कम रहेगा उतना ज़्यादा होगी, इधर मूव होगी, और जितना एंगल ज़्यादा रहेगा उतना इधर कम मूव होगी। सिंपल सी बात, ठीक है। अब ये जो है यही वर्क डन एफ एस कॉस थीटा, ये एक सैंपल पे दिया है, ठीक है। इसमें डिस्टेंस भी दिया है, फोर्स भी दिया है, एंगल थीटा है तो, और कॉस 60, एंगल थीटा की वैल्यू कितनी दिया है? थीटा 60 डिग्री, और मैं कॉस 60 की वैल्यू बता दूं 1/2 होता है। बाकी आप वर्क डन निकाल लीजिएगा, ठीक है। और वही दो चीज़ें बताई, जब राइट एंगल पे फोर्स लगेगा मतलब कि कॉस 90 की वैल्यू 0 तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आई बात समझ में कि नहीं? इसके बाद 1 मिनट के अंदर कुछ छोटी छोटी बेसिक्स वर्क के बारे में बता दें तो वर्क ख़त्म हो जाएगा आज। कल से हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टू कीप अ मूविंग इन अ सर्कल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रहा है, राउंड में करता है ना कोई भी चीज़, तो देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। एक फोर्स काम करता है सेंटर की तरफ, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ को हाथ में ऐसे करके घुमाते भी हैं तो इसमें एक फोर्स काम करता है सेंटर की तरफ, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। द वर्क डन ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज 0, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो ये तो भाई यहाँ से शुरू हुई और फिर यहाँ से आ गई, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है? यहाँ से शुरू हुई और घूम के यहाँ पे आ गई, घूम के आ गई, घूम के आ गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है? 0। इसलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसको बोलते हैं 0। दिस इज बिकॉज व्हेन फोर्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ देयर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड, ये क्या रहता है आपने पढ़ा होगा सर्कल्स चैप्टर में, ये जो रेडियस होता है ना इस पे टेंजेंट पे कितना होता है? ये 10th क्लास में पढ़ना है, 90 डिग्री बनाता है। ये जो रेडियस होता है और ये टेंजेंट होता है, ठीक है। जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करके चला जाए टेंजेंट, और आप जो दो पॉइंट पे करें उसको सेकेंड, मैंने सर्कल्स में बताया होगा। तो ये जो रेडियस होता है हमेशा टेंजेंट पे नॉर्मल रहता है, मतलब 90 डिग्री रहता है। इसलिए इस केस में फोर्स कितना रहता है? 0 डिग्री, ठीक है। इसको पढ़िएगा। अच्छा, एक होता है वर्क डन व्हेन फोर्स अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कभी कभी हम क्या रहता है कि फोर्स इधर लगाएंगे और ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है, ठीक है। तो उस केस में वर्क डन निगेटिव हो जाता है, वर्क डन इक्वल्स टू -F × S, ठीक है। तो 3 टाइप के वर्क डन एक्चुअली हमको पढ़ना है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 वर्क डन। पॉजिटिव जब जैसे हमने ऑब्जेक्ट को इस साइड फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट इसी साइड मूव हो रही है, मतलब कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स along the applied direction of applied force then work is said to be positive. Work done is positive when force act the direction of motion of the body, मतलब जिधर फोर्स लगाए उसी साइड में बॉडी मूव हो रही है तो इसको बोलेंगे वर्क पॉजिटिव है। और वर्क डन इज निगेटिव व्हेन फोर्स एक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मतलब कि फोर्स इधर लगाए और बॉडी इधर मूव होती है तो इस डायरेक्शन में क्या होता है? इस डायरेक्शन में क्या होता है कि वर्क डन निगेटिव, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे कि वर्क डन इज 0, वर्क डन 0 भी होता है व्हेन फोर्स एक्ट्स एट द राइट एंगल, जब ये 90 डिग्री पे काम करेगा तो F × S और इंटू cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, F × S × 0 = 0 हो जाएगा। इतना भी आपको मालूम है तो ये यहाँ पे फोर्स क्लियर हो गया। और भी कोई फोर्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा, ठीक है। कल से हम एनर्जी पढ़ेंगे। थैंक यू।